सो हम लोगों ने कल के क्लास में आई थिंक ये 26 तक किया था। सो देखो, हाँ तो ये हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किए थे, इसका एमएलए निकाला था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 27। ये क्या कह रहा है कि सपोज x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, हाउएवर इंस्टीड ऑफ x1 x2 x3 वी ओनली ऑब्जर्व y1 जो कि है x2 माइनस x1 एंड y2 जो कि है x3 माइनस x2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये है, और पूछा है x2 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0, 2 सिग्मा स्क्वायर है ना। एंड x3 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0, 2 सिग्मा स्क्वायर। देख लो, और दोनों इंडिपेंडेंट है, चेक कीजिए, होगा ना जी। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट भी है। तो इससे क्या समझ आया आप लोगों को? तो इससे ये समझ आया कि जो y1 है इसका नाम y1 रखा गया है और ये y2 है। सो y1 y2 आर IID नॉर्मल 0, 2 सिग्मा स्क्वायर। तो क्या हम इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर निकाल सकते हैं? तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, पीडीएफ लिख लो। तो मान लो ये पीडीएफ अगर y का लिखे तो पीडीएफ क्या बनेगा, 1/√2 पाई सिग्मा की जगह √2 सिग्मा e की पावर -12 है ना, y माइनस म्यू, तो म्यू तो 0 है, सी हो जाएगा y² अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। यही आएगा पीडीएफ। और आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी जो वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो आएगा यहाँ से है ना, अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन भी लिखता तो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे इसको फिट करोगे तो यहाँ से समझ आएगा, या है ना पिटमैन कुपमैन थ्योरम होता है ये जस्ट ना, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन मतलब ये जस्ट अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम। छोड़ो, फैक्टराइजेशन थोड़ा लगाओगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो सिग्मा स्क्वायर में, तो ये क्या बन जाएगा, ये जस्ट पावर n हो जाएगा। सो इफ यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन, सो 1/√2 पाई इसकी पावर n √2 सिग्मा की पावर n, एंड यहाँ e की पावर जो रहेगा -1/4 सिग्मा स्क्वायर समेसन yi²। और सैम्पल साइज 2 है तो समेसन yi² सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा फैक्टराइजेशन थ्योरम से, ये या सफिशिएंट एस्टिमेटर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा लीजिए, तो ये आसान है। 28 जो है कि क्या कहना चाह रहा है ये, कंसीडर डेटा ऑन बॉडी मास इंडेक्स है ना एंड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स फॉर 2 ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो BMI एंड FGL for 2 group of individuals, suppose that the correlation coefficient between BMI and FGL is equal to 0.5। अच्छा, so correlation है 0.5 in each of the two groups। if the two groups are combined then correlation coefficient, तो आई थिंक इसका कंबाइंड कोरिलेशन का कोई फॉर्मूला आ जाएगा। देखो क्या होगा, तो पहले कह रहा है कि each of the two groups। अच्छा, अच्छा दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। ओके, जैसे ऐसा समझ लीजिए, रो 1 रो 2 ये 0.5 है, तो लाइक अगर ऐसा समझे हम, फॉर 2 ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। सो ग्रुप 1 में मान लो ऐसा है x1 y1 एंड सो ऑन, इस तरह से xn yn। और ऐसे ही सेकेंड ग्रुप जो होगा तो यू नेम इट समथिंग एल्स है ना,
मान लो U1 V1 एंड सो ऑन, या आगे लेना चाहो तो आगे ले लो, Xn1 है ना, इस तरह से। तो ये कंबाइंड, अब 1 और 2 को आपने कंबाइन कर दिया, एक डेटा हो गया। तो बोल रहा है कि अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आएगा, कंबाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आएगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कोवेरिएंस अपन दोनों का इंडिविजुअल वेरिएंस, यही है। सो नाउ कैन बी नेगेटिव, विल बी इक्वल 0.5, विल बी पॉजिटिव। क्या कह सकते हैं आप बताइए। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, तो अब थोड़ा सा इसमें सोचिए क्या आएगा। कंबाइंड डेटा की बात कर रहा है ना, इंडिविजुअली कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दो अलग अलग आपके पास डेटा है जिसमें लिखा है वहां पे। सो यू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द कंबाइंड डेटा।
हाँ जी, कुछ पता चला? तो क्या ओवरऑल का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हमें याद हो तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक डेटा, मान लो फॉर एग्जांपल टू डेटा है ना, तो ए और बी टू ग्रुप्स हैं, तो मान लो इसका मीन x1 बार है, इसका मीन x2 बार है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड एवरेज जो बोलते हैं, तो ये आपको याद होगा, जैसे मान लो सैंपल इसका n1 साइज का n2 साइज है, सो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, इस तरह से आता है कंबाइंड मीन। ऐसी कंबाइंड वेरिएंस का भी फॉर्मूला होता है सिमिलरली। तो हमें यहाँ जानना है कंबाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होगा। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, जैसे एक ग्रुप है, मान लो साइज n1 है ना, इसका ग्रुप का साइज n1 है, और बी ग्रुप का साइज जो है n2 है, कोरिलेशन 0.5 है, और इसका कोरिलेशन 0.5 है। तो व्हाट इज द कंबाइंड कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये याद है तो इससे कुछ ट्राई कर सकते हैं हम लोग। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द कंबाइंड कोरिलेशन? जैसे कंबाइंड मीन का आता है, वेरिएंस का भी आता है, σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर है मान लीजिए, तो कंबाइंड वेरिएंस का भी फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इसका फॉर्मूला मिल जाता है ना, जैसे ये है उस तरह से फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमें हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी उसकी ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द कंबाइंड कोरिलेशन फॉर्मूला। बताइए जी। तो ये कुछ इस तरह से है, फॉर्मूला तो मिला है, अब देखना पड़ेगा क्या है। सो P1 P2 प्रोबेबिलिटी है, टू ग्रुप्स आर कंबाइंड ना। तो P1 P2 अगर प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल का फ्रॉम, तो एक फॉर्मूला कुछ ऐसा है देखो, तो यहाँ पे है P1 इंटू कोवेरियंस बिटवीन x1 y1। तो x1 मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप डेटा x1 y1 टाइप का है, और यहाँ जो होगा x2 y2 ग्रुप है, अभी मान लो, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए ग्रुप पर x1 y1 एक ग्रुप का हो गया, फिर दूसरा ग्रुप का होगा, फिर यहाँ P2 कोवेरियंस ऑफ x2 y2, इसी में आगे आएगा जो फॉर्मूला है, प्लस P1 P2, यहाँ आएगा μ1 मतलब पहले का, माइनस μ2, अच्छा म्यू किसका, तो x का जो होगा, या तो ऐसे लिख दूं x1 बार, एक मिनट मुझे सर का फोन आ गया।
हाँ जी, हाँ मैं क्या लिख रहा था, सर का कॉल आ गया था। हाँ, तो यहाँ पे आपको P1 जो है कोवेरियंस ऑफ x1 y1, हाँ इसका फॉर्मूला पता है। तो सर ये ये सिम्पसन्स पैराडॉक्स का एग्जांपल है। हाँ वैसा कुछ हो सकता है, यस यस। और सर उसमें ये है कि मतलब सिम्पसन्स पैराडॉक्स बोलता है कि अगर दो ग्रुप्स का कंबाइन करके, मतलब अगर दोनों ग्रुप का पॉजिटिव है तो उनका कंबाइन कोरिलेशन नेगेटिव होता है। ये मतलब इसकी डेफिनेशन ही है। अच्छा हाँ, तो फिर उससे आप डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ मैथमेटिकली ट्राई कर सकते हैं, है ना। यस सर, बस वो फिगर आउट करना था कि ये सिम्पसन्स पैराडॉक्स का एग्जांपल है। हाँ तो ये अगर आप क्या स्पेलिंग है सिम्पसन्स का, सो SIMPSON। है ना। सो ये एक बार पढ़ लेना, बाकी लोग देख लो, तो गूगल पे मिल जाएगा ये सब, या बुक में मिल जाएगा सिम्पसन्स, है ना, पैराडॉक्स। तो सर ये इसका बस ये है कि अगर दो ग्रुप्स है ना और उनका अगर वो कोरिलेशन पॉजिटिव है तो कंबाइन होके अपोजिट चले जाता है ना, मतलब अगर नेगेटिव कैन होगा बी तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो यही ना। जाएगा। हाँ। हम्म। यस सर। तो नेगेटिव हो सकता है ये, हाफ होने कोई ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव होगा, है ना। पॉजिटिव होने का भी कोई ज़रूरी नहीं है, कैन बी ज़ीरो बट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये गलत कह रहा है। सो ये कैन बी नेगेटिव, इसका एक डेटा मिल जाएगा तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है जिससे बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन बना दिए हैं, सिम्पसन्स पैराडॉक्स, है ना, ये स्टेटमेंट है, यू रीड अबाउट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 29 आपको क्या कह रहा है कि और रैंडम वेरिएबल जेड इज ऑब्टेन्ड, नहीं तो मैं ट्राई कर रहा था मैथमेटिकली जस्टिफाई करने का, कंबाइंड लिखता फिर कोशिश करते यस सर। कि नेगेटिव हो सकता है क्या उस तरीके से। तो कंबाइंड कोरिलेशन लिख के देखिए, तो रैंडम वेरिएबल जेड इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, एक्स है यूनिफॉर्म 0 1 एंड वाई गिवन एक्स है बर्नौली, अच्छा तो एक्स तो यूनिफॉर्म 0 1 दे दिया हमें, और वाई गिवन एक्स ये जो है बर्नौली विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक्स, अच्छा सो बर्नौली पी, है ना। तो बर्नौली पी के बजाय ये बर्नौली एक्स लिख दिया क्योंकि एक्स 0 से 1 में आएगा। अब कह रहा अगर वाई 1 है तो जेड टू फाइंड टू बी एक्स, अच्छा तो जेड एक्स है अगर कैपिटल वाई 1 है, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल अ पेयर एक्स वाई विथ वाई इज इक्वल टू 1 इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या पॉसिबल है, या तो 0 या 1, है ना। तो एट द एंड y x ही होगा, बट x हो सकता है एक बार में हो जाए, नहीं तो अदरवाइज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल अ पेयर एक्स वाई विथ वाई इज इक्वल टू 1 इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अच्छा, अगर y 1 है तभी x को डिफाइन करेंगे, तब z को x डिफाइन करेंगे, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे जब तक कि वाई 1 ना आ जाए, देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ z ऑन 0 1 इज। तो आपको कह रहा है कि पीडीएफ ऑफ z क्या आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कहना चाह रहा है कि जैसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ z, है ना, तो यहाँ पीडीएफ ऑफ z, तो यहाँ x था यूनिफॉर्म 0 1 और y गिवन x इज बर्नौली, है ना, बर्नौली x है। सो क्या प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से, probability y is equal to 1 given x is x and probability y is equal to 0 given x is x, this is 1 minus x, अच्छा। otherwise experiment is repeated until the pair xy with y is equal to 1 is obtained। so y is equal to 1 क्या होगा, या तो पहली बार में आ जाएगा या दूसरी बार में या तीसरी बार में, इस तरह से 1 आने की प्रोबेबिलिटी x है। तो मुझे लग रहा सीरीज वीरीज टाइप का कुछ बनेगा। सो
तो अगर आपसे पूछा जाए y बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज y इज 1, तो वैसे तो हो जाएगा PDF ऑफ x इंटू, है ना, तो y1, देन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x dx। तो ये तो 0 से 1 1, और ये y इज इक्वल टू 1 x dx। तो ऐसे तो मुझे लग रहा है 1/2 आ गया, नहीं, x²/2। अच्छा, तो मतलब y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और y इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो मतलब y तो बर्नौली हाफ हो गया। देख लो जी, y गिवन x बर्नौली x है, बट यहाँ से जो हम देखेंगे x का PDF यूनिफॉर्म 0 1 था, एंड y इज इक्वल ना, हमने वो लगा दिया टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएं तो 1 इंटू एक्स, एक्स का x²/2 1/2 आ गया। तो यहाँ से ये भी समझ आ गया कि y जो है बर्नौली हाफ है। तो y बर्नौली हाफ है। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे z का PDF चाहिए। तो z इज z x ही तो है, z तो x ही है अगर y 1 है। ओके, z इज x अगर y 1 है। पहले x तुमने रैंडमली 0 1 में चूज किया, फिर y गिवन x बर्नौली x बनाया। अब y 1 है तो z x हो जाएगा, y 1 नहीं है तो z क्या है, क्वेश्चन ये है। अगर y 1 नहीं है तो क्या होगा, तो फिर प्रोसेस रिपीट होगा, लेकिन हमें एट द एंड 1 ही चाहिए। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, z इज x गिवन है इफ y इज 1, तो गिवन y इज 1 टाइप का हो गया। तो x गिवन y इज इक्वल टू 1, इसका PDF निकालेंगे तो काम हो जाएगा। x गिवन y इज इक्वल टू 1, व्हाट इज PDF ऑफ दिस, x गिवन y इज इक्वल टू 1, ऐसा सोचते हैं। ये निकालो, है ना, z इज दिस। तो मैं अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है z इज x गिवन y इज इक्वल टू 1। सो हाउ टू फाइंड PDF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, इससे काम हो जाएगा। यू फाइंड दिस x गिवन y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कुछ बेस थ्योरम जैसा लग जाएगा, देखो कुछ बेस थ्योरम टाइप का लगाओ। इसमें होगा क्या, y या तो 0 होगा या 1 होगा, है ना। तो इट इज समथिंग लाइक EI गिवन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू A गिवन EI, तो ऐसा आ जाएगा। तो हम्म, तो हमें चाहिए PDF ऑफ z, है ना, मान लो x वेरिएबल में करता हूँ, इसका मतलब है कि PDF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1।
मुझे ये चाहिए। अगर मैं ये निकालूं तो क्या आएगा? तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 इंटू, नहीं, PDF ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, ये आएगा। y इज इक्वल टू 1 गिवन x, ऐसा, अपॉन, अब ये आ जाएगा PDF ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x dx, x 0 to 1। जरा इसको देखते हैं कितना आता है, ये सॉल्व करो। तो ये कहीं ना कहीं मैं बेस थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ उस टाइप से कुछ। सो x तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये 1 हो गया। y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x, तो ये कितना था? y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज x, तो ये तो x ही था ना। और अपॉन यहाँ से आ जाएगा सेम ही चीज़ है, x dx 0 to 1, तो यहाँ x और ये 1/2 हो जाएगा। फिर से देखो जी, क्योंकि ये 1 इंटू एक्स, तो ये आ गया 2x। तो चूंकि मैंने वेरिएबल x में लिखा है, इसने वेरिएबल z में लिखा है, तो मेरे हिसाब से 2z होना चाहिए आंसर। देख लो, ठीक है ना, क्योंकि z में इसने लिखा, मैंने x में आंसर निकाले हैं। अगर यस z में सर। निकालता तो ये आता। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखो यहाँ से क्या है, x दे रखा है यूनिफॉर्म 0 1, y गिवन x दे रखा है बर्नौली x, ऐसा था, हाँ बर्नौली x। तो y हमने निकाल लिया था बर्नौली हाफ, हालांकि लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमें मेनली चाहिए x का PDF गिवन y इज इक्वल टू 1, ये हमें चाहिए, यही z है ना, z इज x गिवन y इज 1, ये है। तो हमने यहाँ पे ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे लिखते हैं ना a गिवन EI। अगर आप बेस थ्योरम से रिलेट करो तो x इज लाइक EI एंड y इज इक्वल टू 1 लाइक इवेंट a, है ना। तो हमें ये गिवन था a गिवन EI गिवन है, और हमें EI गिवन a पूछना था। इसको अगर आप समझोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही कुछ समझ आ रहा है, EI गिवन a टाइप का। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू a गिवन EI, है ना। सो a है y बराबर 1 और EI है x, लेकिन यहाँ x कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन यूज हुआ है। समेशन कब यूज होता है? जब डिस्क्रीट होता। तो इससे आ जाएगा, है ना। तो ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। सो नाउ ये आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं। 30 नंबर है कि सपोज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच दैट xi इज डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइसन मीन i। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट तो है, सो xi इज पॉइसन i, मतलब x1 इज पॉइसन 1, x2 पॉइसन 2 एंड सो ऑन 9 तक। तो कंडीशनल वेरिएंस ऑफ समेशन xi गिवन। अच्छा, तो पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ x1 से लेके x5 गिवन x1 से लेके x9 इज इक्वल टू 60। तो एक थ्योरम था, अगर आपको याद हो, कि xi इज, चलो अभी ऐसा, x1 इज पॉइसन लैम्डा 1 एंड x2 इज पॉइसन लैम्डा 2। सो x1 गिवन x1 प्लस x2 n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये कौन सा थ्योरम था? सो ये आता है बाइनोमियल n कॉमा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है। तो ये जस्ट 2 के लिए लिखा है, अगर इसको n तक कर दे तो भी हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसको भी यहाँ आप लगा सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तो इसको एक x मान लेते हैं, और यहाँ 9 तक है ना, तो कहीं ना कहीं x5 भी होगा, तो x5 तक को x मान लेते हैं और x6 से लेकर y मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये जो x1 से लेके x5 तक, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइसन, लैम्डा ऐड होता चला जाता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 9 3 12 2 15 15 हो जाएगा पॉइसन 15। फिर x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9, ये कितना हो जाएगा? पॉइसन 30। सो ये पॉइसन 30 हो जाएगा, ठीक है।
देख लो। तो यहाँ से जो ये क्वांटिटी है वेरिएंस बाद में, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये आएगा बाइनोमियल 60 कॉमा, अब ये है ना 15 और ये है 30, तो ये होगा 15 अपॉन 15 प्लस 30 मतलब 45। ये मैं ये वाला थ्योरम लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो तो यहाँ से आ गया कितना, तो दिस इज फाइनली बाइनोमियल 60 कॉमा 1/3। अब इसका वेरिएंस कितना आएगा जी, सो मैंने ये निकाले हैं कि x1 से लेके x5 गिवन x1 से लेके x9 इज इक्वल टू 60 हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका वेरिएंस आपसे पूछ रहा है, तो NPQ, तो 60 इंटू पी इंटू क्यू, कैंसिल कर लो। सो 3 से कट जाएगा 20, तो ये 40/3 आ गया जी, ऐसा कुछ आंसर है देखिए। यस सर। ठीक है ना, डी आ जाएगा, तो हो गया। तो डायरेक्ट थ्योरम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है इसको लगाएंगे तो इससे हो जाएगा। तो इसको मान लिया x और इसको x प्लस वाई, है ना, या है ना ये x और ये y मान लीजिए। तो यहाँ से x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ये आएगा, ठीक है। ये x है, पॉइसन लैम्डा 1 पॉइसन लैम्डा 2 y, तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू n इज दिस। सो ये थ्योरम हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इससे आंसर आ गया। सो आंसर इज डी ऑप्शन 40/3, ठीक है भाई। तो ये पेपर यहाँ ऑब्जेक्टिव वाला खत्म हो जाता है। सो अब ये सब्जेक्टिव है, सो PSB तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। सर अब हम 2024 कर लें? कर सकते हैं। ये कितना पेपर है इसमें? इसमें तो सर 16 तक है ये। तो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी 2023 का किया था, फिर 23, 2022, 22 और 21 हो गया। 2021, हाँ। अब 24 से करें या 24। इससे करें वापस? 24 से करना है, हाँ सर। तो 24 से कर लो, पहले 24 का ही कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं 24 से। तो ये जो यस है सर। 24 वाला पहला पेपर ही होगा इसमें। हाँ सर। तो ये सिलेबस ये है, तो ये अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है। तो ये PSA 24 आप चाहो तो पहले से ट्राई करके आओ, तो आपको इजी रहेगा, है ना, डिस्कस करने में। तो ये कल जो क्लास होगी, कल हम ये डिस्कस करेंगे 24 वाला। अभी 23, 22, 21 हुआ है, फिर 24 कर लेते हैं, फिर बाकी पेपर्स करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर।